हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? सब आनंद से होंगे ऐसे मैं आशा करता हूँ। आज की हमारी क्लास नंबर 10 के पार्ट बी में आप सभी का स्वागत है। ये प्रॉपर्टी लॉस की अगली क्लास है। इस क्लास में हम जानेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। यहाँ पर जुड़ेंगे हम नए प्रश्नों के साथ। तो यहाँ पर आज का हमारा प्रश्न है 76 76वां प्रश्न है। क्या कह रहा है? एक घड़ी 144 रुपये में बेची गई यदि लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर था, घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर प्रश्नों को थोड़ा समझने की जरूरत है। क्या बोल रहा है? एक घड़ी 144 रुपये में बेची गई। ठीक है, यहाँ तक इस पंक्ति को थोड़ा विराम दे दें। लेकिन बोला यहाँ से क्या है कि यदि लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान, इसको समझे, लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर था, इसको हमें समझना है। तो यहाँ पर आप समझें कि बोल क्या रहा है, जो लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान था वो किसके, वही क्रय मूल्य के बराबर था। मतलब जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस और यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट की जो बात की जा रही है, प्रॉफिट परसेंट की जो बात की जा रही है, इनके संख्यात्मक मान कैसे हैं भाई? बराबर हैं। अगर मैंने क्या कर दिया कि कॉस्ट प्राइस मान ली एक सेकेंड के लिए कितनी है भाई? एक्स है। ठीक है भाई, कॉस्ट प्राइस क्या है? एक्स है। तो बोला ये जा रहा है कि प्रॉफिट क्या हो जाएगा? x% हो जाएगा। ये पंक्ति में बोला है, बस इतना समझना था। यदि लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान, लाभ प्रतिशत मैंने मान लिया x% है, क्रय मूल्य के मान के बराबर था, तो क्रय मूल्य कितना है भाई? x। तो x है हमारी कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य है, और प्रॉफिट कितना है, लाभ कितना है? x%। तो दोनों के संख्यात्मक मान कैसे हो गए भाई? बराबर हो गए। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं भाई? इसको सॉल्व करते हैं। बोला अब हम क्या निकालेंगे कि हमें ये कॉस्ट प्राइस दी गई है, ये हमें क्या दिया गया है भाई? प्रॉफिट दिया गया है। तो आप ये देखेंगे कि x का x% क्या निकलता है। तो x का x% क्या निकलता है, इसको हमें निकालना है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, x का x% निकालते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आप क्या करते हैं, आप प्रॉफिट निकालते हैं तो क्या करते हैं अभी? प्रॉफिट निकालते हैं तो क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, सीधे ही आप क्या कर देते हैं, कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई करके आप उसको निकाल लेते हैं। ठीक है भाई, क्या करते हैं भाई? कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं। तो कॉस्ट प्राइस क्या है हमारी? एक्स है, और हमारा जो प्रॉफिट है वो क्या है? x/100। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x² ये हमारा जो निकला है यहाँ पे, ये क्या है भाई? प्रॉफिट है हमारा। क्या है भाई? ये हमारा प्रॉफिट है। क्या है भाई? ये हमारा प्रॉफिट है, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट हमें दिया हुआ था, हमें प्रॉफिट निकालना था। तो यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें पता चल रही हैं कि यहाँ पर हमने निकाल लिया है, यहाँ पर निकाल लिया है हमने प्रॉफिट। क्या निकाल लिया भाई? यहाँ पर हमने निकाल लिया है प्रॉफिट, यहाँ पर हमें कॉस्ट प्राइस पता है। तो क्या हम सेलिंग प्राइस नहीं निकाल सकते? जब हमें पता है कि सेलिंग प्राइस का मतलब क्या है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ये दोनों चीज़ों को ऐड करने पर, इन दोनों चीज़ों को ऐड करने पर हमें सेलिंग प्राइस प्राप्त होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारी कॉस्ट प्राइस क्या है? एक्स है, प्लस के बाद में जो हमारा प्रॉफिट है वो क्या है? x² अपॉन 100, ये हमारा प्रॉफिट है। ठीक है भाई, ये दोनों चीज़ें हमें पता चल रही हैं कि ये कॉस्ट प्राइस है, ये प्रॉफिट है। ठीक है भाई, अब अगर कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट को ऐड कर दिया जाए तो हमारी सेलिंग प्राइस निकल आएगी। लेकिन सेलिंग प्राइस तो हमें ऊपर दी है ना पहले से, ये घड़ी 144 रुपये में बेची गई है। तो यहाँ कुछ भी नहीं करना था, इसके इक्वल में 144 आपको लिख देना था, और इस कंडीशन को सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ गया। इससे आगे आपको जाने की आवश्यकता नहीं थी। तो बस कुछ नहीं था, इसके अपॉन में 1 करेंगे, एलसीएम आएगा 100। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 100x प्लस x² इक्वल टू 14400। ये यहाँ पर एलसीएम 100 आया था, तो यहाँ पर भाग में था, तो यहाँ पर सीधा गुणा में आ गया। ठीक है भाई, ओके। अब यहाँ पर आप कुछ नहीं करेंगे, x का क्या कर लेंगे? कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर 100 प्लस x इक्वल टू 14400। ठीक है भाई, ये हमारी यहाँ पे कंडीशन आ गई है। अब आपको कुछ नहीं करना था। क्या नहीं करना था भाई? आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना था, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना था। सीधे ही यहाँ पर प्रश्न को आप देखेंगे, यहाँ पर आप प्रश्न को देखेंगे तो आपको फैक्टर जैसी स्थिति देखने को मिलेगी कि आपको क्या चाहिए भाई? फैक्टर चाहिए। ठीक है ना?
तो आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर क्या लिखा है, x इंटू एक्स इंटू 100 प्लस एक्स इक्वल टू 14400। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो 144 है, 144 है, ये कैसे आएगा इसको समझना है। ऐसे आएगा कि यहाँ पर जो वैल्यू होगी, वो 100 से ऐड होगी। मतलब x का मान हम क्या रख दें कि 100 में जुड़कर जो वैल्यू आएगी वही यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे आ जाएगी। एक सेकंड के लिए मैंने माना कि 100 हमारे पास है, कितना है, 100 है, तो कुछ नहीं करना, आपको 144 में से 100 क्या कर देना है, माइनस कर देना है। अब वैल्यू बची हमारे पास कितनी, 44। कितनी बची भाई, 44 हमारे पास वैल्यू बच रही है। ठीक है भाई, कितनी बच रही है भाई, हमारे पास वैल्यू बच रही है 44। ये हमारे पास वैल्यू बच रही है। तो यहाँ पर आपको क्या करना था, कि आप ये देखेंगे कि अगर हम ऐसा कोई टेबल होती है, ऐसी कोई टेबल है जहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर 144 किसकी टेबल में आ रहे हैं, तो हम यहाँ पर समझेंगे कि 18 8 144 के समथिंग होता है, यानी 18 8 144 होता है। तो यहाँ पर अगर मैं 8 रख रहा तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ पर रखा है कितना, 80। अगर मैंने यहाँ पे 80 रखा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 180। यहाँ पर कितना हो जाएगा 180, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 80। ठीक है ना। अब यहाँ पर सीधी ही वैल्यू आ रही है 18 8 144। कितना आ रहा है 144, 144 और 00, ये हमारी वैल्यू आ रही है। इस तरीके से आपको फैक्टर याद करने हैं या फैक्टर को समझना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखें कि x की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, यहाँ पर हमारी x की वैल्यू आ जाती है 80। ठीक है भाई, x की वैल्यू हमारी आ जाती है कितनी भाई, 80 रुपये हमारी वैल्यू आ जाती है। और हमने x किसको माना था, कॉस्ट प्राइस को माना था, क्रय मूल्य को माना था। यही हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर 80 रुपये। तो 80 रुपये है, ये हमारा आंसर होने वाला है। ये 80 हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। 80 रुपये उस घड़ी का क्या होगा भी, लागत मूल्य होगा, क्रय मूल्य होगा। इस तरीके से हमें इस प्रश्न को समझना था। ठीक है भाई, अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 77वां प्रश्न है। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 75 रुपये में बेचता है, जिसमें उसे लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। देखो सेम कंडीशन, सेम कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने कुछ नहीं किया था, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट को रखा था। अगर मैंने कॉस्ट प्राइस x मान ली तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, x% हो जाएगा। ठीक है भाई, और जब हम निकालते हैं प्रॉफिट, यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट यहाँ पे दिया है। अगर मुझे प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट क्या आ जाता था, x² 100। ये क्या आ जाता है, प्रॉफिट आ जाता था। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें कॉस्ट प्राइस भी पता है, हमें प्रॉफिट भी पता है, तो हम सेलिंग प्राइस सीधे निकाल सकते हैं। सेलिंग प्राइस कैसे निकाल सकते हैं, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, दोनों कंडीशन को ऐड करने के बाद हमें सेलिंग प्राइस मिल जाती है। और सेलिंग प्राइस हमें पहले से दी हुई है, कितनी हमें 75 रुपये हमारे पास सेलिंग प्राइस यहाँ पर दी हुई है। तो बस कुछ नहीं करना था, क्या नहीं करना था भाई, आपको कुछ भी नहीं करना था। यहाँ पर सीधे ही आप क्या करेंगे, x + x² अपॉन 100, ये आपकी क्या हुई सेलिंग प्राइस। लेकिन हमें सेलिंग प्राइस का मान दिया हुआ है 75 रुपये दिया हुआ है, तो कुछ नहीं करना था, इसके आपको हमें बंद कर देना था। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100x + x² = 7500। ठीक है भाई, कुछ नहीं करना था, x यहाँ पे था, x यहाँ पर कॉमन आ गया, यहाँ पर 100 + x = 7500। ठीक है भाई, बस इसके आपको फैक्टर निकालने थे। क्या निकालने थे, इसके आपको फैक्टर निकालने थे और आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हम कैसे यहाँ पर हम ये वैल्यू यहाँ पर ला पाएंगे। यहाँ पर अगर मैंने x का मान कितना रख दिया, 50 रख दिया। कितना रख दिया, अगर मैंने x का मान यहाँ पर 50 रख दिया, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 150। कितना हो जाएगा भाई, 150 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15.75। देखो आप अगर
वैल्यू को समझकर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तब आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि हम क्या वैल्यू यहाँ पर ऐड कर दें, यहाँ पर क्या वैल्यू ऐड कर दें। अगर आप जैसे 80 कर दें या 60 कर दें, तो यहाँ पर देख लो कि 60 मैंने रखा, यहाँ पर मैंने क्या रख लिया 60 रख दिया, तो क्या हो जाएगा 160 16 6 96। तो यहाँ पर अलग आ रहा है वैल्यू, यहाँ पर 75 से अधिक वैल्यू आ रही है या 75 100 से अधिक वैल्यू आ रही है। यहाँ पर मैंने 50 रखा, यहाँ पर आप रख के भी देख सकते हैं। अगर मैंने वैल्यू 40 रखी, अगर मैं 40 रखता तो कितना हो जाता 140, और यहाँ पर कितना रहता 40 रहता, तो 16 चौको 64। तो यहाँ पर 75 100 से कम वैल्यू आ रही है। अगर आप यहाँ पर 50 रख रहे हैं तो 50 रख रहे हैं, एक्स की वैल्यू आपने 50 रखी तो यहाँ पर 150 हो गया, और यहाँ पर 50 पहले से है तो 15/75 सीधे ही यहाँ पर 7500 आ रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पे समझना था कि यहाँ पर अगर आप वैल्यू 80 न रख के 70 रख रहे थे तो यहाँ पर क्या आंसर आ रहा था, उससे कम आता। 90 रख रहे थे उससे ज़्यादा आ रहा था। यहाँ पर 80 रख के देखा तो 80 के 18 के पहाड़े में, क्योंकि 80 से मेरा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 180। अब 18 का 8 से गुणा होगा तो 18 8 144 होता है। इसको थोड़ा आपको समझने की ज़रूरत है, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। धीरे धीरे आपको पेन भी उठानी पड़ेगी और आप सीधे फैक्टर निकालने लगेंगे। थोड़ा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर x की वैल्यू, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि x की वैल्यू कितनी आ रही है 50, x की वैल्यू कितनी आ रही है 50। और ये 50 क्या है, ये 50 क्या है, ये 50 क्या है, हमारी कॉस्ट प्राइस है। क्या है भाई, हमारी कॉस्ट प्राइस है, और हमसे कॉस्ट प्राइस ही पूछी गई थी। हमारी कॉस्ट प्राइस क्या है, हमारी कॉस्ट प्राइस है ये हमसे पूछी गई थी, तो 50 हमारी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई 50 हमारी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। हमारा क्रय मूल्य क्या होगा 50 रुपये। क्या होगा भाई, उस वस्तु का क्रय मूल्य 50 रुपये होगा। ठीक है ओके। अब आप देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन है 78 78वां प्रश्न है। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति एक चीज को ₹96 रुपये में इस तरह बेचता है कि लाभ प्रतिशत और क्रय मूल्य का संख्यात्मक मान बराबर है। यदि वह पहले से 2 गुना लाभ प्रतिशत पर बेचे तो नया क्रय मूल्य क्या होगा। देखो बस इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। क्या है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति एक चीज को 96 रुपये में इस तरह बेचता है कि लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य का संख्यात्मक मान बराबर है। वहां तक तो हमें सेम फॉलो करना है कि कॉस्ट प्राइस और यहाँ पर परसेंट, प्रॉफिट परसेंट। कॉस्ट प्राइस मैंने एक्स मानी, ठीक है ना, कॉस्ट प्राइस मैंने एक्स मानी, प्रॉफिट परसेंट मैंने x% मान लिया। तो यहाँ पर प्रॉफिट हम सीधे ही निकाल लेते थे कि हमारा प्रॉफिट आया x²/100, ये हमारा प्रॉफिट आ गया। ठीक है भाई। अब इसके बाद में सेलिंग प्राइस हमें भी हमें पता चल जाती थी कि सेलिंग प्राइस हमारी क्या होगी, सेलिंग प्राइस हमारी क्या होगी, सेलिंग प्राइस हमारी होगी, सेलिंग प्राइस हमारी होगी क्या, सेलिंग प्राइस हो जाएगी हमारी x + x²/100, ये हमारी सेलिंग हो जाती थी। ठीक है ना, ये हमारी सेलिंग प्राइस हो जाती थी। लेकिन हमसे बोला गया था क्रय मूल्य का संख्यात्मक मान बराबर यदि वह पहले से 2 गुना लाभ पर बेचे तो नया विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें एक व्यक्ति एक चीज को 96 रुपये में इस तरह से बेचता है कि लाभ प्रतिशत क्या है, कि लाभ प्रतिशत एक व्यक्ति एक सामान को एक व्यक्ति एक चीज को 96 रुपये में इस तरह से बेचता है कि वह लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य का संख्यात्मक मान बराबर है यदि वह पहले से 2 गुना लाभ पर बेचे तो नया विक्रय मूल्य क्या है। तो बस यहाँ पे पहले हम सीधे ही सॉल्व कर लेंगे कि x + x² / 100 = 96। ये हमारा क्या है, ये हमारी यहाँ पर इक्वेशन दी गई है। बस कुछ नहीं करना था, इसके अपन में बंद कर लेना था। यहाँ पर 100x + x² = 9600, ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, x मैंने यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ पर 100 + x² स्क्वायर कहाँ से आ जाएगा, हाँ तो x = 9600। यहाँ पर आप देख रहे होंगे सीधे ही समझ में आ रहा है। क्या आ रहा है अभी, सीधे ही समझ में आ रहा है कि अगर आप क्या करें कि x की वैल्यू आप ऐसे क्या रख दें, x की वैल्यू क्या रख दें आप जो 96 के इक्वल आ जाए। x की वैल्यू आप ऐसे क्या रख दें कि यहाँ पर 96 के इक्वल आ जाए। यहाँ पर आप देखेंगे सीधे ही आप इमेज कर सकते हैं कि अगर आपने 50 रखा था, आपने जब 50 रखा था तो यहाँ पर कितना आ रहा था
50 रखा था तो यहाँ पर आ रहा था 7500। ठीक है भाई, इसको ही समझ लो, इंग्लिश सीधे ही कर सकते हैं। अब 50 न रख के हम क्या रखते हैं, 60 रख लेते हैं। वैल्यू तो बढ़ाना पड़ेगा ना भाई, वैल्यू बड़ी चाहिए तो बढ़ाना पड़ेगा। तब मैंने 60 रखा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 16, और यहाँ पर 6 हो जाएगा। 16 6 96 सीधे ही बड़ा होता है, मतलब एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है यहाँ पर 60। तो ये एक्स क्या था, एक्स थी हमारी कॉस्ट प्राइस। क्या थी भाई, ये कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य था हमारा, एक्स क्या था, क्रय मूल्य था हमारा 60। तो यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगी हमारी कितनी है 60। कॉस्ट प्राइस हमारी 60 हो गई है। ठीक है, अब बोल क्या रहा था, क्या बोल रहा था, यदि वह पहले से 2 गुना लाभ पर बेचे। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आप देखें वही क्वेश्चन है, वहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आप देखेंगे हमने क्या किया था। पहली कंडीशन में हमने माना था कि कॉस्ट प्राइस क्या थी, एक्स थी, और उसका संख्यात्मक प्रॉफिट का संख्यात्मक मान समान होगा, मतलब x% होगा। अब ये बोला गया है दूसरी पंक्ति में, क्या बोला गया है कि लाभ, क्या बोला गया, यदि वह पहले से 2 गुना लाभ, तो 2 गुना का मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, 2x% हो जाएगा ना भाई, हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें पता चल गया है कि इसका संख्यात्मक मान कितना है 60, तो इसका संख्यात्मक मान कितना हो जाता है 60%। ठीक है ना भाई, तो 60% का जस्ट डबल कितना होता, 60% का जस्ट डबल कितना होता 120%। यही होगा ना प्रॉफिट। अरे बोला कुछ नहीं है उसने, बस ये बोला है कि प्रॉफिट पहले से 2 गुना हो जाता। पहले कितना था एक्स, एक्स का जस्ट डबल कितना होता है 2x। यहाँ पर हमें पता है कि एक्स का मान कितना है 60, तो 60 का जस्ट डबल कितना हो जाएगा 120। कितना हो जाएगा भाई 120। तो बस कुछ नहीं करना था, कॉस्ट प्राइस है 60, 60 का 120% आपको निकाल लेना था। यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गए, 22×72, 22×72। ये 72 क्या है, ये 72 क्या है, 72 है प्रॉफिट। क्या है भाई 72 है प्रॉफिट, लेकिन हमें चाहिए सेलिंग प्राइस। क्या चाहिए, सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस और प्लस प्रॉफिट इक्वल टू यहाँ पर सेलिंग प्राइस आ जाएगी। तो कॉस्ट प्राइस हमें पता है कितनी है भाई 60 है, प्लस 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 प्रॉफिट कितना है, प्लस प्रॉफिट है 72। इसको ऐड कर दे, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13 132। ये हमारी सेलिंग प्राइस यहाँ पर आ जाएगी, ये हमारी सेलिंग प्राइस यहाँ पे आ जाएगी 132, 132 रुपये हमारी सेलिंग प्राइस आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, 132 रुपये हमारा सही आंसर होने वाला है। ठीक है भाई, कुछ दिक्कत आई क्या, कुछ भी नहीं आई। यहाँ तक जो वैल्यू थी, यहाँ तक जो वैल्यू थी कॉस्ट प्राइस तक निकालने की, सेम कॉन्सेप्ट था, सेम तरीका था, हमने निकाल लिया। अब इसके बाद थोड़ा सा उसने बदलाव किया है, यदि वह पहले से 2 गुना लाभ पर बेचे तो नया विक्रय मूल्य क्या है। तो हमने जस्ट डबल प्रॉफिट किया है, जस्ट प्रॉफिट डबल किया है, और डबल प्रॉफिट परसेंट में दिया था उसको हमने प्रॉफिट में निकाला। प्रॉफिट निकाल कर हमने कॉस्ट प्राइस में ऐड किया। कॉस्ट प्राइस में ऐड करने के साथ साथ हमें यहाँ पर सेलिंग प्राइस प्राप्त हो गई है, और ये हमसे पूछा था 132, 132 रुपये हमारा विक्रय मूल्य होगा। सीधे इस तरीके से समझना था। अब आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है भाई, अगला प्रश्न क्या है इसको देख लेते हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 79, 79वां प्रश्न है, एक कुर्सी का क्रय मूल्य एक मेज के क्रय मूल्य से 25% कम है। यदि एक व्यक्ति 5 कुर्सी को 7 मेज के क्रय मूल्य पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो यहाँ पर पहली बात क्या की जा रही है, एक कुर्सी का क्रय मूल्य एक मेज के क्रय मूल्य से, मेज के क्रय मूल्य से 25% कम है। यहाँ पर है क्या भाई कुर्सी, ठीक है, ये है कुर्सी, यहाँ पर है मेज। ओके सर, ओके। यहाँ पर 25% का मतलब होता है कि 1/4, मतलब इसका मूल्य अगर 4 है, 1/4 का मतलब होता है कि मेज का मूल्य अगर 4 है तो एक कम है किसका भी, कुर्सी का मूल्य। तो मेज का मूल्य अगर 4 है, 4 से अगर एक कम कुर्सी का है तो कितना होगा भाई 3। बस इस कंडीशन को समझना था, हमने समझ लिया, बात खत्म। ठीक है, इस कंडीशन को समझना था, हमने समझ लिया कि मेज का मूल्य अगर 4 है उसमें से 1 रुपये कम कुर्सी का मूल्य है, तो 4 में से 1 कम करेंगे तो 3 क्या आ जाएगा, कुर्सी का मूल्य आ जाएगा। यही बोला है ना, यही बोला है। फिर इसके बाद में बोला क्या क्या है, यदि एक व्यक्ति 5 कुर्सी को, देखो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस और यहाँ पर सेलिंग प्राइस, ठीक है। एक व्यक्ति
यदि एक व्यक्ति 5 कुर्सी को 7 मेजों के क्रय मूल्य पर बेचता है, मेजें कितनी है भाई? 4। कितनी है भाई? 4। ठीक है, मेज कितनी है भाई? मेज है हमारे पास यहाँ पर 4। ठीक है, 4 मेज कितनी है? 4। यहाँ पर एक व्यक्ति 5 कुर्सी को, कुर्सी की संख्या यहाँ पर कितनी है भाई? 3 है। तो यहाँ पर फिर से समझिए, यदि एक व्यक्ति 5 कुर्सी को 7 मेजों के क्रय मूल्य पर बेचता है, तो यहाँ पर 7 मेजों की, मेज कहाँ है? यहाँ पे 7 मेजों के क्रय मूल्य पर बेचता है। कितनों को भाई? 5 कुर्सियों। कितना भाई? 5 कुर्सियों को यहाँ पर मान लेते हैं, ये आधार मान लेते हैं। मैंने आधार मान लिया कि यहाँ पर ये कॉस्ट प्राइस है, या फिर एक यूनिट मान ली, ये यूनिट है। यहाँ पर 5 कुर्सियों को 7 मेजों के विक्रय मूल्य पर बेचता है, तो उसका लाभ क्या हुआ? बस कुछ निकालना था। यहाँ पर हो गया कितना? 5 6 15, यहाँ पर हो गया 7 चौको 28। यहाँ पर डिफरेंस कितना देखने को मिल रहा है? यहाँ पर डिफरेंस कितने को देखने को मिल रहा है? 13 अधिक है। कितना अधिक है भाई? 13 अधिक है। कितना है भाई? 13 अधिक है। किससे भाई? 15 से। तो बस कुछ निकालना था, 13/15, 13/15 इसको आपको सॉल्व कर लेना था और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, इसकी परसेंटेज वैल्यू। तो आपको मैंने परसेंटेज में एक तरीका सिखाया था कि यहाँ पर जब इस हर से थोड़ा आसपास वैल्यू दिखे तो हम क्या करते थे? यहाँ पर कितना कम है? यहाँ पर 2 कम है। यहाँ पर 1 - 2/15 इस तरीके से भी हम प्रयोग कुछ करते थे कि नहीं करते थे? तो हमें पता है, हमें क्या पता है कि 1/2 की 1/15 1/15 की वैल्यू क्या है? 1/15 की वैल्यू क्या है हमें पता था। हमें क्या पता था? 1/15 की परसेंटेज वैल्यू क्या है? 6.2/3%। कितनी थी भाई? 6.2/3% थी। तो यहाँ पर 2/15 की वैल्यू क्या होगी? 6 दूनी 12 और यहाँ पर 2 दूनी 4, 3 से भाग लगाएंगे तो 3 एकम 3 1 बचेगा। 6 दूनी 12 13 सही 1/3%। ये हमारी यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, ये हमारी वैल्यू। अब मैंने एक देखो, अब थोड़ा धैर्य के लिए समझो। यहाँ पर रखा था 13/15। ठीक है, अगर मुझे 13/15 लाना है तो कुछ नहीं करना है, ये कंडीशन और ये कंडीशन सेम लिखी है। 15 एकम 15, 15 में से 2 गया तो कितना बचता है? 13/15। इस चीज को और इस चीज को सेम कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि 13/15 यहाँ पे भी लिखा है और 13/15 यहाँ पर भी लिख रहा है, लेकिन दिख नहीं रहा। क्यों? 15 एकम 15, क्योंकि इसका एलसीएम लेंगे आप जब, तो यहाँ पर 15 एकम 15, 15 में से 2 गया तो कितना? 13/15 सीधे ही आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो सेम कंडीशन वहाँ पे लिखी। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं? इस कंडीशन को सॉल्व करते हैं कि 1/15 1/15 की वैल्यू क्या होती है? 6 सही 2/3% होती कि नहीं होती? लेकिन हमें चाहिए 2/15 की, तो बस 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 दूनी 12 हो जाएगा और फिर यहाँ पर 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो 3 से भाग हम 4 में लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। तो 6 आगे था तो वो 1 कहाँ? 6 में जुड़ जाएगा। तो 6 और 1 कितना हो जाएगा? वो 6 दूनी 12 और 1 कितना हो जाएगा? 13 सही 1/3%। तो यहाँ पर जो 1 लिखा है, 1 क्या है अपने आप में? 100%। तो बस कुछ निकलना था, इस 100% में से 100% में 13 सही 1/3% को आपको क्या कर देना था? माइनस कर देना था। तो यहाँ पर हम क्या करते थे कि 13 को न घटा के हम सीधा 14 को घटा देते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पॉइंट में और वैल्यू भी है। तो मैंने 14 को घटाया तो यहाँ पर कितना जाएगा? 86 या फिर 86 सही 3 में से क्या कर देते थे? 1 को घटा देते थे। इस 3 में से इसको घटा देते थे तो क्या आ जाता था भाई? 3 में से 1 को घटाया तो क्या आ जाएगा? 2/3। यही आपका आंसर है, 86 सही 2/3% या फिर 86 दशमलव भागने के बाद तो 6 ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। और हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा जो प्रॉफिट परसेंट हुआ 86 सही 2/3% यहाँ पर होने वाला है। यहाँ पर लगभग में मान यहाँ पर दिया हुआ है 86, यहाँ पर ये हमारा प्रॉफिट परसेंट होगा। इस तरीके से हमें इन प्रश्नों को समझना था, इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाना था। ये हमारे आज के नए कॉन्सेप्ट के नए प्रश्न हैं, इन पर हमने अपनी कमांड जमाई है।
ये बहुत ही सरल कॉन्सेप्ट है भाई। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ भी नहीं किया गया है, कुछ भी नहीं किया गया है, सिंपली सारा सब कुछ सिंपल है। थोड़ी सी यहाँ पर बेसिक को रखा गया है, वो इसलिए कि आपको समझ में आए। ठीक है ना भाई, आपको सारा कुछ समझ में आए इसलिए रखा गया है। अगर बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप क्वेश्चन को देखेंगे और सीधे ही अपने मन में इसको सॉल्व कर पाने की क्षमता रखेंगे। थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद पहले इनको शानदार तरीके से नोट करें, 2-3 बार इस कॉन्सेप्ट को समझें, इसमें क्या लॉजिक अच्छे से बैठ रहा है जो मुझे बार बार पेन उठाने पर मजबूर कर रहा है। ये प्रयास ऐसा रहेगा कि आपको पेन उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है ना? तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको धैर्यता से हर एक कॉन्सेप्ट पर ध्यान लगाना है, समझना है और आपको एक नया और बेहतर रिजल्ट मिलेगा। तो आज हम यहीं पर विराम देते हैं, नई क्लास में जोड़ते हैं नए प्रश्नों के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।